डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप ख़ुद क्या है और आया या पॉसिबल है या नहीं है, और फिर इसका इम्पेक्ट क्या होगा इकॉनमी के ऊपर। तो इन्फ्लेशनरी गैप दरअसल इज़ द केस व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रेटर दैन द फुल एम्प्लॉयमेंट। जब इकॉनमी के अंदर जितनी कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट की, उससे बढ़कर एम्प्लॉयमेंट का होना, वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो वी कैन डिफ़ाइन इट एज इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रेटर दैन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। तो उसके दरमियान जो गैप बनता है वो इन्फ्लेशनरी गैप बन जाता है। अब ये किस तरीके से इसको ज़ाहिर कर सकते हैं और इसका इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और ये पॉसिबल है नहीं है, तो उसको हम एक ग्राफ के थ्रू ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप जो है, इसका कंसेप्ट पेश करता है प्रोफेसर केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन सिंपल केन्जियन मॉडल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें जो है एक ही चीज़ हैं, एक ही जो है इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं सारे इन सिंपल केन्जियन मॉडल में। और ड्यू टू दिस रीज़न जो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, यानी कि C+S का जो कर्व है, इसको 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कहते हैं। जब ये इक्वल आता है एग्रीगेट डिमांड कर्व के, यानी C+I, और इन दिस ग्राफ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑन वर्टिकल एक्सिस वी टेक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसमें आ सकते हैं, बाकी सेविंग्स वगैरह ETC। अब ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको E से ज़ाहिर करते हैं। इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ एट पॉइंट E वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, N0 नाम देते हैं। लेकिन लेट्स सपोज इकोनॉमी के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं हु वांट टू वर्क, दे आर गेटिंग जॉब, और हु हैव द कैपेसिटी टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क, तो वो इस पॉइंट पर है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको अगर काम मिल जाए और प्रोडक्टिविटी हो जाए, तो वो ये पॉइंट है, इसको F का नाम देते हैं, F पॉइंट है। लेकिन एक्चुअली इकोनॉमी इस पॉइंट पर है, राइट साइड पर है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल है तो फिर इस केस में इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रेटर दैन फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको अगर काम मिल भी जाए तो इकोनॉमी इस पॉइंट पर होगा, लेकिन एक्चुअली इस पॉइंट पर हो रहा है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल और क्या इसका इम्पैक्ट होगा? तो इस पॉइंट को क्लियरली एक और ग्राफ से हम ज़ाहिर कर सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप को। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो सेम जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो इस पॉइंट पर है। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ड्रा करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कर्व में हम देख सकते हैं कि इनिशियली एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड, मतलब इंक्रीजिंग है, और उसके बाद फिर वर्टिकल बन जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट का केस नहीं है तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है। अभी जितने भी इकोनॉमी के अंदर लेबर हैं वो वर्क के लिए इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पहुंच जाता है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है, वो पॉइंट पहुंच जाता है जहां पे जितने भी वर्कर जो वर्क करना चाहते थे उनको जॉब मिल चुका है। अब इससे मज़ीद इकोनॉमी के अंदर और वर्कर हैं नहीं कि जो वर्क करें। ड्यू टू दिस रीज़न एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिकम्स वर्टिकल, AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब in this graph on vertical axis we take price and on horizontal axis we take same national income and employment। अब इस केस में जो फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में
फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में जितना भी जो वर्क करना चाहते हैं उनको वर्क मिल जाता है, उसको हम N1 का नाम दे रहे हैं, ये है। अब जो लोग फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है AD एग्रीगेट डिमांड। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको हम E0 का नाम दे देते हैं, और जो प्राइसेस डिटरमाइन हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर वो प्राइसेस P0 हैं। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है इकोनॉमी के अंदर, जब फुल एम्प्लॉयमेंट का केस हो। अब ऊपर वाले ग्राफ में देखते हैं, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट का केस था, अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इस पॉइंट पर होता तो फिर तो बात सही थी, लेकिन इस केस में इन्फ्लेशनरी गैप में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फिर इस ग्राफ के अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगी और अल्टीमेट क्या चेंज आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। तो वी कैन सी दैट एट फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड। व्हाट डज दिस मीन? इट्स मीन दैट कि जो एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी है, एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी इज़ लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। Aggregate expenditure is greater than aggregate productivity. Due to this reason, supply is less than demand. अब सप्लाई लेस देन डिमांड है, लोग उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ की जो है प्रोडक्शन कम है, तो फिर प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स देख लेंगे कि अब उस चीज़ की डिमांड आगे ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन कम है, तो इस चीज़ के लिए वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा तो प्रोडक्शन के लिए उनको नए लेबर एम्प्लॉय करने होंगे, नए लेबर की डिमांड होगी। ड्यू टू दिस रीज़न एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज़। अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर जाएगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो लोगों का इनकम भी इंक्रीज़ कर जाएगा, इनकम increases. When income increases, then consumption also increases. Because of that, consumption is a positive function of disposable income. Consumption also increases. Consumption increase कर जाएगा तो लोगों का demand for products also increase कर जाएंगी। अब जब employment यानी consumption increase कर जाएगा तो we know that consumption is an important component of aggregate demand, C plus I plus G. When this consumption increases, due to this reason aggregate demand curve shift from left to right upward. तो इस वजह से जो aggregate demand curve डायग्राम B में है, फिगर B में है, वो शिफ्ट कर जाएगा from left to right upward शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब AD डैश का नाम देते हैं और इस केस में जो प्राइसेस डिटरमाइन होंगे वो प्राइसेस हो जाएंगे P1। अब अल्टीमेट इफ़ेक्ट देखते हैं कि अल्टीमेट इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने देखा कि जब सप्लाई कम है और प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा सो दैट टू मीट द डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, जब वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का केस ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको इस पॉइंट पे वर्क मिल रहा है, तो मज़ीद वो लेबर कहाँ से ला रहा है जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहा है? मज़ीद वो लेबर कहाँ से रहेगा? लेट्स सपोज इकोनॉमी के अंदर अगर पहले से मीनिंग दैट कि 100 बंदे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको वर्क मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो इसको लेट्स सपोज 120 करते, तो ये 20 बंदे कहाँ से आ गए इकोनॉमी के अंदर? अब ये जो 20 हैं ये फ़िज़िकली तौर पर इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पर। व्हाट डज़ फुल एम्प्लॉयमेंट मीन? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि व्हेन अ वर्कर वर्क्स 8 hours a day and 5 days in a week is called full employment। जब एक लेबर जो है लेबरर जब अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है 8 घंटे एक दिन में और एक वीक में 5 दिन, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है। और अगर इसको हम ये सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एक वीक में अगर 40 घंटे कोई लेबर काम कर ले तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है, क्योंकि 5 days हैं, 8 hours हैं, तो 5 8 are 40, तो 40 hours जब काम करे एक वीक में तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है,
वो 40 आवर्स यानी कि 8 आवर्स अ डे से ज़्यादा काम कर रहा है लेबर्स। अब मज़ीद उसके पास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मज़ीद उसके पास लेबर है नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का केस ये है, इकॉनमी के अंदर जितने लेबर काम करना चाहते थे उनको काम मिल चुका है, तो मज़ीद लेबर है नहीं। वो फिर क्या कर देगा, लेबर्स की वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा, यानी 8 घंटे के बजाय अब लेबर्स 9 घंटे या 10 घंटे काम करेंगे। और एक वीक में वो फिर जो है उनके 5 दिन काम करें तो मज़ीद प्रोडक्शन के लिए वो फिर 6 दिन काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इस वजह से फिज़िकली तौर पर क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, बल्कि वर्किंग आवर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ड्यू टू दिस रीज़न एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, अदरवाइज़ एम्प्लॉयमेंट कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। अगर इस तरह का केस हो जाए कि जब लेबर्स की वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ कर जाए, 8 घंटे से इंक्रीज़ कर जाए एक दिन में, तो उस केस को कहते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओवर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमी के अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करे, यानी फिजिकली तौर पर लेबर नहीं बढ़ रहे हैं, जब उनके वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इस केस में हम देखते हैं, ये तो यहाँ पे बात पूरी होगी कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करा था। एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली इंक्रीज़ नहीं करा था, एम्प्लॉयमेंट वही फुल एम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, लेकिन वर्किंग आवर्स उनके इंक्रीज़ कर रहे थे। अब देखते हैं कि जब यहाँ से ये गैप है, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है, लोगों की कंजप्शन जब इंक्रीज़ कर जाता है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है, और जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है विच दैट्स लीड टू इंक्रीज़ इन द प्राइस लेवल। ड्यू टू दिस रीज़न जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेज़। जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ करेगा तो फिगर बी से हम देख सकते हैं, पहले E0 पे था इक्विलिब्रियम, अब EB1 पे है, तो प्राइसेस इंक्रीजेज़ फ्रॉम P0 टू P1। जब प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं तो ये गैप जो है वजह बनती है प्राइसेस इंक्रीज़ करने की। ये गैप वजह बनी है प्राइसेस इंक्रीज़ करने की, क्योंकि ओवर एम्प्लॉयमेंट का केस हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गई, लोगों का इनकम बढ़ गया, कंजप्शन इंक्रीज़ कर गया, उन्होंने पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, कंजप्शन की वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर गया, डिमांड की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई। तो इस इन्फ्लेशनरी गैप में हम देख सकते हैं कि इस केस में ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ना जो है इनकम में इंक्रीज़ आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइसेस लेवल हैं वो प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं फ्रॉम P0 टू P1। और यहाँ पे जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो ये ट्रायंगल है F2E, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल इन्फ्लेशनरी गैप का है, इन्फ्लेशनरी गैप का है। ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। अब हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करने के लिए केन्जियन मार्केट में गवर्नमेंट बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल पे कर लेती है। गवर्नमेंट या तो ये कर ले कि जो एग्रीगेट डिमांड है C+I+G है, अब इस G में गवर्नमेंट ये कर ले कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कम कर ले। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कम कर लेगी तो ये कर्व यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा ये कर्व। गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स कम कर ले, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है वो सब्सिडीज़ कम कर ले। ड्यू टू दिस रीज़न इनकम डिक्रीजेज, व्हेन इनकम डिक्रीजेज कंजप्शन आल्सो डिक्रीजेज। ड्यू टू दिस रीज़न एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड। ये दो केस हो गए। तीसरा ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस इंक्रीज़ कर ले। जब गवर्नमेंट की टैक्सेस इंक्रीज़ कर जाएंगे तो अल्टीमेटली इनकम के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, और लेबर लेजर ट्रेड ऑफ जो है उसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। और ड्यू टू दिस रीज़न डिमांड डिक्रीजेज, व्हेन डिमांड डिक्रीजेज प्राइसेस आल्सो डिक्रीजेज, और ये इन्फ्लेशन का केस ख़त्म हो जाएगा, इकॉनमी दोबारा स्टेबल हो जाएगी। या तो ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कम कर दें, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज तो ड्यू टू दिस रीज़न इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज, व्हेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज देन एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे ये आ जाएगा और दोबारा इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा। तो ये थे कुछ मेजर्स जिनकी वजह से इकॉनमी को दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे लाया जा सकता है। और ये था इन्फ्लेशनरी गैप कि इन्फ्लेशनरी गैप का अल्टीमेट इफ़ेक्ट है प्राइसेस को इंक्रीज़ करना इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन को लाना। तो ये था इन्फ्लेशनरी गैप। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।